क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स चैप्टर 4। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम उसको किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जान के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक डेफिनेशन होती है दैट इट इज़ एन इक्वेशन इन विच एटलीस्ट वन टर्म इज़ स्क्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोई एक टर्म जो होगी वो स्क्वायर होगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्म क्या होती है। टर्म होती है नंबर और वेरिएबल का मिक्सचर। जैसे कि हमारे पास 2y दे रखा है, ये 2y क्या हो गई, एक टर्म हो गई। ऐसे ही कई टर्मों को मिला लेंगे हम तो क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ बना रखी है 2y + 5u + 9 = 0, ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या दे रखा है डेफिनेशन में कि इस इक्वेशन में एटलीस्ट वन टर्म क्या होनी चाहिए, स्क्वायर्ड होनी चाहिए। मतलब उसके जो वेरिएबल होगा उस पर स्क्वायर का साइन लगा रहना चाहिए, तब तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, वरना वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे क्या है, 2y² + y + 9 = 0। ये क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखिए आप यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर है, ठीक है, मतलब ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे मैं x के आगे स्क्वायर लगाऊंगी, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी तो वो लीनियर इक्वेशन या कोई और इक्वेशन बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू अगर 0 हो गई दिस मीन्स कि जो x² है वो तो हट जाएगा और इसकी हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि जो a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2y² + y + 9, इनमें मैंने यहाँ पे लिखा है a, b and c की वैल्यू, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो सकती है a, b and c की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखी है मैंने, b की वैल्यू दी नहीं है इसलिए मैंने 1 लिखी है, एंड c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू होती है जो कि 9 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, फैक्टराइज मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड ग्राफिंग मेथड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + 5x + 6 = 0 दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। हमें इसको किससे सॉल्व करना है, फैक्टराइज मेथड से। तो फैक्टराइज मेथड बहुत आसान है, हमने पिछली क्लासेस में भी किया है। फैक्टराइज मेथड में हमें करना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेक कर लिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी है। सबसे पहले x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमें a क्या दे रखा है, a1 दे रखा है, b 5 दे रखा है एंड c की वैल्यू 6 दे रखी है, राइट। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, हमें ये जो x² वाली टर्म है इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किस में मल्टीप्लाई करना होगा, हमें हमारी कांस्टेंट टर्म में x² का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमें क्या दे रखी है, हमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है 6 दे रखी है। मैं इनका साइड में मल्टीप्लाई करूँगी रफ वर्क में, मतलब ये हमारे आंसर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बट ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको रफ वर्क की तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया 6x²। अब नेक्स्टली हमें ऐसे 6x² के कुछ इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करने होंगे कि उन दोनों को ऐड करने पर हमारी मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। हमारी मिडिल टर्म हमें क्या दे रखी है, हम देखते हैं यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म दे रखी है हमें 5x, ठीक है। 6x² के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनको ऐड करने पे हमें 5x मिल जाए, तो सोचते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा हमारा पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x। अब आप देखिए 2x में अगर हम 3x को प्लस करेंगे तो 6x मतलब 5x आ जाएगा, राइट।
और अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x एंड 3x का, तो क्या आ जाएगा 6x²। दिस मीन्स हमने सही फैक्टराइज किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देंगे। 5x की जगह हम लिख देंगे 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 6x इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा हमारा। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप है। अब हमें क्या करना है, पहली दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। कुछ इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे। तो पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, x हमने ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरी दो जो लास्ट की दो टर्म्स हैं उनमें से क्या हमें कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यूज़ को साथ में लिखेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को साथ में लिखेंगे। सो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ क्या है, x प्लस 3, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। और दूसरे साइड हम क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमें मिली जो कि x प्लस 2 है, ठीक है, इक्वल टू में 0 एज इट इज़ रहेगा। अब हमें ये वाली स्टेप थोड़ी अलग है। इस बार हमें क्या करना है, x प्लस 3 के डायरेक्टली इक्वल में 0 लिखना है, ठीक है, और फिर उसी के थोड़ा दूर हमें लिखना है x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब दोनों ब्रैकेट्स के अलग अलग इक्वल में 0 लिख दिया है हमने, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -3 आ जाएगी, एंड x की दूसरी वैल्यू क्या हमें मिल जाएगी, -2। शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले लेसन्स में बताया था कि हम टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 2 थी, ठीक है। सो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिलने चाहिए थे, हमें 2 मिलने चाहिए थे, और हमें कितने मिले, 2 ही मिले, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। अब हम चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू हम -2 रख के देख रहे हैं पूरी इक्वेशन में, ठीक है। सो -2 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10 प्लस 6 एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 0 भी एज इट इज़ रहेगा हमारा, ठीक है। तो 4 -10 प्लस 6 हो जाएगा -10 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब -10 प्लस 10 तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। दिस मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन आया था x इक्वल टू -2, ये बिल्कुल सही है। अब हम हमारी x की दूसरी वैल्यू भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो x की हमें दूसरी वैल्यू क्या मिली थी, हमारी x की दूसरी वैल्यू थी -3, ठीक है। सो -3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15। तो यहाँ लिख देते हैं -15, ओके। और प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा, हमारी कांस्टेंट टर्म थी +6, ठीक है, इक्वल टू 0 भी एज इट इज़ रहेगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -6 इक्वल टू -6 प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। -6 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो चुका है। दिस मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। सो फैक्टराइज मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ये मेथड आपको थोड़ा टफ लगने वाला है, बट अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो ये भी आसान ही लगेगा। ये मतलब अगर हम कंपेयर करें इसे कि ग्राफ मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये वाला मेथड हमें थोड़ा मुश्किल लगने वाला है, बट इट्स ओके, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ये जो x² वाली टर्म है इसका जो कॉफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम एलिमिनेट, हम इस पूरी इक्वेशन के हर नंबर को क्या करेंगे, उस a से मतलब जो a हमें मिला था ना x² का कॉफिशिएंट, उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। देख लीजिए आप, x² का कॉफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि जो हमारा x² का कॉफिशिएंट a है ये एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² -5x/2, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, -5x/2
ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे +3/2 डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें इस पूरी इक्वेशन के न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में भी हमें 3/2 को नहीं लिखना है। अब ये हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो 5/2 था, हमारी मिडिल टर्म थी ना 5/2, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ में, हाफ मतलब 1/2 में। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5/4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ आने लगेगा कि हम इससे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 5/4 आया था इसको हमने होल स्क्वायर के अंदर लिख दिया है। ठीक है, तो 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, ये जो 3/2 था इससे पहले हमें क्या करना है, 5/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर, सिर्फ ऐड ही नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। सो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगा के भी लिख दिया 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि क्या दे रखी है, 3/2 इक्वल टू में 0 एज इट इज़ लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आना है आंसर तो। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अब ये जो आपको 2 × 5x दे रखा है ना, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं आप कर दो मल्टीप्लाई, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके सिर्फ डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सब बाकी सब तो एज इट इज़ ही लिखना है अब अपन को। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं +3/2 भी एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं x² - 2 × 5x/4 + 5/4 का होल स्क्वायर, इसको देख के आपको कुछ याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या याद आना चाहिए। ये एक फार्मूला होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ठीक है, ये फार्मूला अपन ने हज़ारों बार पढ़ा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a² + 2ab + b² इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a + b का होल स्क्वायर। सो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको ना एक और फार्मूला लिख के दिखाती हूँ जो कि क्या है, a² - 2ab + b² इक्वल टू a - b²। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ मैंने यहाँ पे ये फार्मूला क्यों लिखा है। a² - 2ab + b² इक्वल टू a - b², a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो मैंने लाइन के ऊपर लिखी है, ये वाली सेम टू सेम इस फॉर्मूले को रिलेट कर रही है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखने वाले हैं। सो हमें यहाँ पे a की वैल्यू x दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, माइनस में क्या जाएगा हमारा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 5/4। ठीक है, और होल स्क्वायर लगा देंगे ऊपर। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखना है बाकी का, तो -5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर, प्लस 3/2 भी एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू 0 भी एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, x - 5/4 का होल स्क्वायर यहीं रहने देना है, x - 5/4 का होल स्क्वायर यहीं रहेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो -5/4 का होल स्क्वायर है इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 एंड 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो -25/16 आ गया, प्लस 3/2 तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू 0 भी यहीं रहेगा हमारा। सो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर को छोटा कर दूँ ताकि आपको डाउट ना हो कि ये स्क्वायर है कि क्या है। सो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ये जो -25/16 है इसको हम ज़ीरो वाली साइड ले जाएंगे। सो ये ज़ीरो वाली साइड जाके प्लस में हो जाएगा, राइट। तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे x - 5/4 का होल स्क्वायर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिख देंगे और ये जो -25/16 है ये यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा 25/16, और ये जो 3/2 प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा -3/2। अब आप देखिए 16 एंड 2 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 16 ही आ जाता है ना। तो 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 8 जा 24। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, राइट। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप थोड़ी अलग होगी बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, रूटिंग करेंगे, दोनों साइड रूटिंग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ही टर्म्स में हम रूट लगा देंगे आगे आगे, ठीक है। अगर हम इससे होगा क्या मैं आपको बताती हूँ। अगर हम फर्स्ट ये जो यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड टर्म दे रखी है इसमें हम रूट लगा देंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस, एक सेकेंड पहले मैं इसको नीचे कर दूँ, x - 5/4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 1 का रूट तो 1 ही होता है और 16 का रूट हो जाता है 4, तो अपॉन में 4, ठीक है। ये हमारी आ गई। और अब ये जो 1/4 लिखा है हमने इसके आगे हम लगाएंगे प्लस के नीचे माइनस का साइन, ठीक है। तो ये प्लस लगाया हमने, इसके जस्ट नीचे हम लगाएंगे माइनस का साइन। गाइज ये चीज़ आपको थोड़ी नई लग रही होगी बट आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए कि ये जो 16 है इसके रूट दो तरह से लिख सकते हैं हम, या तो -4 इंटू -4 करेंगे तो भी 16 आएगा, राइट। और अगर 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे प्लस 4 का मल्टीप्लाई अगर +4 में करेंगे तो भी 16 ही आना है ना। इसका मतलब है कि 16 का रूट मतलब जो है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है कि वो -4 है कि +4 है। तो हमने क्या किया, 1/4 के आगे प्लस माइनस दोनों का साइन लगा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा वो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको और सॉल्व करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको एज इट इज़ यहीं रहने देंगे। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जो -5/4 है उधर जाके प्लस में आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5/4 को एक बार 1/4 में 4 से में माइनस कर देंगे, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, 5/4 को ऐड कर देंगे 1/4 में। इससे हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो x की हमें पहली वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 - 1 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 4/4 x की पहली वैल्यू मिल गई हमें, कैंसिल आउट करने पे x की वैल्यू मिल गई हमें 1 पहली। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 1 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अपॉन में 4 एज इट इज़ रहेगा। 6 और 4 को कैंसिल करेंगे आपस में तो आ जाएगा x की वैल्यू 3/2। हमें यहाँ से इस तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। ये थोड़ा सा टफ मेथड्स है बट अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड की तरफ। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड जो है वो इतना भी टफ नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है। हमें उसके लिए सबसे पहले तो फार्मूला याद करना होगा, जो कि ये फार्मूला यहाँ मैंने साइड में लिख रखा है, x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac होल में अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। बहुत बड़ा फार्मूला है बट सॉल्व करते करते हमें आदत पड़ जाएगी। हमें यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है a, b एंड c की और हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें सबसे पहले तो a की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है -5, वो लिख लेते हैं। c की वैल्यू जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3, ओके। यहाँ लिख लिया मैंने सबकी वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है एंड देन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो x = तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। सो अब हमें क्या करना है, -b लिखना है, -b। तो हमें b की वैल्यू क्या दे रखी थी, -5 दे रखी थी एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया, +5, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे प्लस एंड माइनस का साइन साथ में।
ठीक है, ये फार्मूले में था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ रूट का साइन लगा देते हैं। अब बी स्क्वायर लिखेंगे हम। बी स्क्वायर क्या है? सबसे पहले तो हम बी की वैल्यू फाइंड कर ले। बी की वैल्यू हमें मिल गई थी -5, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। पहले तो हम यहाँ पे रूट का बड़ा साइन बना देते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम 25 उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं। सो बी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 25, यहाँ लिखते हैं 25। इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ मैं। ओके गाइज, सो यहाँ पे लिखा है हमारे नेक्स्ट वाली टर्म में लिखा है -4ac। सो हमें क्या करना है? -4 का मल्टीप्लाई करना है a एंड c में। सो -4 को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, एंड -8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे जो कि c की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा? -24 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं 25 - 24। सो अब हम क्या करेंगे? इस होल के अपॉन में क्या लिख देंगे? 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है अपॉन में 2a लिखा है, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल गई थी। 2 × 2 4 होता है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, एंड प्लस में क्या जाएगा हमारा? 1 सेकेंड, यहाँ पे हम प्लस के नीचे माइनस का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। सो अब आप देखिए 25 - 24 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर हम 1 में रूट का साइन लगा देते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है √1/4 लिखा है। ठीक है, तो 1 में अगर रूट का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 1 ही हो जाएगा ना। अपॉन में 4 एज इट इज़ रहेगा। 5 ± 1 के अपॉन में 4 तो एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? x की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हम 5 - 1/4 करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार हम करेंगे 5 - 1/4, और एक बार हम करेंगे 5 प्लस में 1/4। ठीक है, इस तरह से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। सो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपॉन में 4। ये आपको थोड़ा थोड़ा नया जैसा लग रहा होगा ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, बट करते जाएंगे तो ये भी आसान बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? पहली 5 - 1 हो जाता है 4, अपॉन में 4 एज इट इज़ रहेगा। x की अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की पहली वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/4 आ जाएगी। 5 + 1 6 होता है ना, इसलिए तो 6/4 हो गई। 6/4 को कैंसिल आउट करने पे 3/2 आ जाएगी x की दूसरी वैल्यूज़। ठीक है, तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। किस वाले मेथड से मिली है इस बार हमें x की 2 वैल्यूज़? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। अब हम ये हमने सारी मेथड सीख लिए हैं। आपको याद होगा मैंने आपको 4 मेथड्स के बारे में बताया था, बट समझाए 3 है। क्योंकि मैंने आपको चौथा इसलिए नहीं समझाया है, जस्ट बिकॉज जो चौथा मेथड है वो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं समझाया है। सो अब हम क्या करने वाले हैं? एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं। पहला नेचर समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये इक्वेशन दे रखी है ना आपको, x² + 4x + 5 = 0। इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आप वीडियो पॉज करिए एंड इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पर आप इसको सॉल्व करे जा रहे हैं, बट ये सॉल्व नहीं हो रही है। आपको लग रहा होगा कि आपका मेथड गलत है, बट आपका मेथड गलत नहीं है। एक्चुअली कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके रूट्स की रियल वैल्यू होती ही नहीं है, तो उसको हम डिनोट करते हैं नो रियल रूट से। ठीक है, अब दूसरा नेचर होता है 2 इक्वल रूट वाला। तो उसमें क्या होता है? दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है x = 2 एंड दूसरी वैल्यू भी x = 2 ही आई है, राइट? तो ऐसे ही 2 इक्वल रूट वाले नेचर होता है। तीसरा रूट जो होता है वो होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब 2 अलग अलग रियल रूट्स। हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक रूट की वैल्यू मिली है 1, दूसरे रूट की वैल्यू मिली है 3/2, राइट? मिली है ना 2 अलग अलग वैल्यूज़ ये वाली इक्वेशन की, 2x² - 5x + 3 की, है ना? तो उसमें कौन सा नेचर अप्लाई होता है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट वाला। ठीक है, अब हम किसी इक्वेशन को देख के ये कैसे पता लगाएं कि उसके कितने मतलब उसके रूट का नेचर क्या है? तो उसके लिए हमें एक फार्मूला दे रखा है। उसका फार्मूला ये होता है D, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा? b² - 4ac। ठीक है, b के ऊपर मैं स्क्वायर लगा देती हूँ। ये होता है फार्मूला फाइंड करने का कि जो नेचर ऑफ रूट्स है, मतलब हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसमें कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो b² - 4ac है ये फार्मूले में भी गिवन है।
ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उस मतलब इसके 3 कंडीशंस होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट हो 0 से बड़ा, ठीक है। 0 से जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है तो कितने जो सॉल्यूशन होता है उसकी कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया 2 इक्वल रूट्स। अब तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्मॉलर है, 0 से स्मॉलर है का क्या मतलब है, नेगेटिव में है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़, ठीक है। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ स्मॉलर देन 0 सो द सॉल्यूशन हैज़ नो रियल रूट, ठीक है। ये हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट के हैं इसके 3 केसेस हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों स्टडी करने पड़ेंगे। एंड हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिया है पूरा, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 था उसका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको 101% रिप्लाई करूँगी। अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है।